हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। और अगर नहीं भी की है तो आप मेरे साथ अपनी फ़िज़िक्स स्टार्ट कीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स स्टार्ट होगी। यहाँ पे सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने डाला हुआ है कि फ़िज़िक्स और यूपी बोर्ड के लिए 2024 और 25 वाला जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, उसके लिए फ़िज़िक्स सही है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी। पार्ट ए में जो हमें पढ़ना है वो सारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। है ना। पार्ट ए जो है आपका वो पूरा क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी। और जो पार्ट बी है वो सारा आपका ऑप्टिक्स है, मतलब मोस्ट ऑफ ऑप्टिक्स है। और भी चीज़ें आएंगी इसमें। इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम वैद्युतिकी और ऑप्टिक्स होती है आपकी प्रकाशिकी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, ऑप्टिक्स है और एक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है, मतलब बड़ा पोर्शन जो है वो आपका ऑप्टिक्स का है। और इसमें जो पार्ट है वो मोस्टली किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी में भी हम किस तरह से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो किससे बनती है, आपकी आवेश से, ठीक है। इसमें जो मेन पार्ट है वो किससे स्टार्ट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं वो किससे शुरू करते हैं, आवेश से शुरू करते हैं। आवेश को बोलते हैं चार्ज। थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको कि फिजिक्स हमें किस तरह से कवर करनी है और पार्ट ए और पार्ट बी में आपका क्या क्या है। 12th की फिजिक्स में आपको मेजर टॉपिक्स क्या मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो बात होती है वो किसकी बात होती है, आवेश की बात होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमारा जो आवेश है वो या तो आपको रेस्ट पे मिलेगा, रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था में, ठीक है, या तो रेस्ट पे होगा, या फिर वो कैसा होता है, गतिमान होता है। इसका मतलब है क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। जो आवेश है, चार्ज है, उसकी दो स्थिति मिलेंगी, दो कंडीशंस में आपको मिलेगा। या तो वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, विराम अवस्था में होगा, या फिर वो कैसा होता है, गतिमान होता है, यानी क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। अगर आपका आवेश जो है वो कैसा है, विराम अवस्था में है, तो यहाँ पे आपकी बनती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। अगर आवेश किस में होता है, रेस्ट पे होता है, यानी कि रुका हुआ होता है। यहाँ पे मान लो कोई एक आवेश रखा हुआ है, यानी कि रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो यहाँ पे इसके आसपास जो भी फिजिक्स लगेगी इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होगा वो, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है। दूसरा, अगर वही चार्ज आपका कैसा है, गतिमान है, ठीक है। अगर चार्ज कैसा है, गतिमान है, तो वहाँ पे बनती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं वैद्युत धारा, ठीक है, इसको बोला जाता है वैद्युत धारा। तो चार्ज की दो पोजीशन मिलेगी आपको। स्टैटिक, अगर रुका हुआ है तो क्या बोलेंगे हम उसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अगर वही चार्ज हमारा गतिमान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये मेजर टॉपिक है, यानी कि एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स भी आएंगे। इसमें लगभग इसके ऊपर हम स्टैटिक, जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी है, इसके ऊपर हमारे 2 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम जब आवेश के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रॉपर आवेश के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसमें जो आवेश है वो अपने एक स्थिर पोजीशन पे रखा हुआ है, कहीं भी गतिमान नहीं है, बस एक पोजीशन पे रुका हुआ है। और उसके आसपास जो भी फिजिक्स लग रही है वो सब किसके टॉपिक्स होते हैं, हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के आपके 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में, वो किसके पार्ट होंगे, आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के। उसके बाद जब हम आवेश को क्या करेंगे, गतिमान करेंगे, तो क्या बनेगा, वहाँ पे हमारा वैद्युत धारा बनेगा। तो आपका एक चैप्टर इस पे पूरा वैद्युत धारा के ऊपर,
थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो किस पे आता है, वैद्युत धारा के ऊपर आता है। एक चीज़ और है इसमें, जब हमारा भी कोई भी आवेश क्या होता है, गतिमान होता है, तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बनाता है वो, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इसके ऊपर भी टॉपिक्स है जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, ये 4th और 5th मेजर। 4th और 5th जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर है। जब आवेश किस में होगा, रेस्ट में होगा, यानी कि रुका हुआ होगा, विराम में होगा, तो वहाँ पे उसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स 2 चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है इसके, फर्स्ट चैप्टर और जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो किसका पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका, अगर वही चार्ज फिर क्या होगा, गतिमान होगा, यानी कि मोशन में होगा, और जब वो मोशन में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको वैद्युत धारा। तो पूरा थर्ड चैप्टर जो है हमें, थर्ड चैप्टर में भी हमें करंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर जो भी करंट होगा वो आप देख रहे होंगे वो क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। ठीक है, एक समान रूप से गति करता है। तो थर्ड चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है। फिर जब आवेश गतिमान होता है तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर भी क्या है, 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर में कवर हुआ है, 4th चैप्टर में और किसमें, 5th चैप्टर में। पूरे फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन है कि हमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका फिजिक्स का, उसमें कैसे कैसे चैप्टर और किसके बारे में, वो आपको बता रही हूँ। तो 5 चैप्टर तक हमें किसके बारे में पढ़ना, आवेश के बारे में ही पढ़ना है। जब आवेश रुका हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। जब वही आवेश गतिमान होता है तो वो कौन सी फिजिक्स हो जाती है हमारी, वैद्युत धारा बोलते हैं, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जब गतिमान आवेश होता है, चलता हुआ जब आवेश है, तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो 4th चैप्टर और 5th चैप्टर आपका किसके ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोनों चीज़ों को मिलाया गया, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम AC DC करंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने 10th में टॉपिक सुने भी होंगे, AC करंट और DC जो करंट होता है आपका, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो ये हमारे किस में आएंगे, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, एक पूरा मेजर टॉपिक है। और इसके अंदर 2 चैप्टर बनेंगे आपका, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर। ठीक है, 6th चैप्टर और कौन सा चैप्टर बन जाएगा, 7th चैप्टर बन जाएगा। और फिर आपका क्या आएगा, फिर लास्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये आपका कौन सा टॉपिक हो जाएगा हमारा, मतलब चैप्टर कौन सा हो जाएगा, 8th चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है 12th का, उसमें टोटल मिला के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर से, 8 चैप्टर से। 8 चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि उन चैप्टर्स में आपको किस तरह की फिजिक्स मिलने वाली है। शुरुआत करेंगे हम किससे, चार्ज से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो आवेश होता है, जब वो आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी बनेगी। और उसके ऊपर 2 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट क्या होगा, वही चार्ज जब क्या होगा, गतिमान होगा। ठीक है, किसी भी तरह से वो क्या कर रहा है, गतिमान है, गति कर रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है, तो वहाँ पे क्या बनेगी हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। उसमें पूरा 3rd चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग भी है, वैद्युत धारा। तो 3rd चैप्टर जो आपका पूरा वो किस पे, आपका वैद्युत धारा पे हो जाएगा। ठीक है, 3 चैप्टर ये हुए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जब वैद्युत धारा होती है, यानी कि जब आवेश प्रवाहित होता है, तो वो अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है, फील्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसके ऊपर भी 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर्स में हम कवर करेंगे इसके टॉपिक्स, 4th चैप्टर और कौन सा चैप्टर है आपका, 5th चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर हमें क्या देखना है, उस वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दोनों को मर्ज करा है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं वो 2 चैप्टर्स में कंप्लीट होंगे, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर। ठीक है, AC DC के बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हमारा जो 8th चैप्टर आएगा लास्ट, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे आएगा। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे में क्या होता है, तो 8वां जो चैप्टर होगा आपका वो कैसा होगा आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर के पार्ट A का इंट्रोडक्शन है, जो फिजिक्स में 2 पार्ट हैं। तो पार्ट A जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे, पूरा का पूरा वैद्युत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से पढ़ना है ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी। देखिए, पार्ट फर्स्ट जो है आपका फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट बुक है ना, 2 बुक है 12th में,
फिजिक्स की 2 बुक हैं, तो पार्ट फर्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में, उसकी पहली यूनिट आपकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे आवेश क्या होगा आपका, किस में होगा, स्थिर होगा, यानी कि रेस्ट पे होगा। तो इसके ऊपर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको इंडेक्स में सबसे पहले चैप्टर्स के नेम पता होना चाहिए, और ये उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने वाले हैं। मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हमें किस बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका आवेश कैसे होता है, स्थिर अवस्था में होता है, यानी कि रुका हुआ होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है। और इस पर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, दोनों चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए। पहला चैप्टर है आपका आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और सेकेंड चैप्टर आपका है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो विभव, जहाँ पर भी विभव होगा, अब आपको कोई ऑप्शन में क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी तरह से एक कॉम्पिटिशन में आप बैठे हो, तो वहाँ पे विभव पे क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में ये चीज़ आइडिया होगा कि विभव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आवेश कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश गतिमान नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं बनेगा, कोई धारा नहीं बहेगी, यहाँ पर आवेश कैसा होगा आपका, स्थिर अवस्था में होगा। तो विभव जहाँ होता है या जहाँ धारिता होती है, वहाँ पे आवेश कैसा होगा आपका, स्थिर अवस्था में होगा। नेक्स्ट यूनिट आपका वैद्युत धारा है। चैप्टर का नाम भी आपका क्या है, वैद्युत धारा है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों मिला के 8 मार्क्स में आते हैं। इस तरह से नंबर्स का भी डिवाइडेशन होता है यूनिट्स के हिसाब से। वैद्युत धारा है, ये अकेला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आएगा। फिर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या, इसको आप यूनिट का नाम दोगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जो 3rd यूनिट है आपकी, उसमें क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे चीज़ें आपकी ईजी हो जाती है और हमें समझ भी आता है हम पढ़ क्या रहे हैं। तो 4th चैप्टर आप किसके बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे हमें चुंबकीय प्रभाव देखना है। वैद्युत धारा की वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके प्रभाव देखने हैं। तो इस पर 2 चैप्टर्स बने हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और नेक्स्ट होगा आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। नेक्स्ट जो हमारी 4th यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक क्या आपका प्रतिवर्ती धारा। यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम AC DC के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यूनिट का नाम भी यही है और आपका चैप्टर भी यही है। अकेला चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ईजी चैप्टर है और छोटा भी चैप्टर है, और अच्छे खासे मार्क्स भी गेट कराता है आपको। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है ये वाला। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा, इन चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट होगा। ठीक है, आप इन चीज़ को नोट करो। जब नोट्स बनाओगे, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, और स्टार्टिंग में इंडेक्स जो बनाना है आपको इसी तरह से शो करना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है, जो हम आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, आवेश यानी कि चार्ज। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो, मैं सिर्फ अभी बुक की नॉलेज दे रही हूँ कि बुक को हमें किस तरह से डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आपका ये जो चार्ज है, 3 तरह से हमें मिलेगा। या तो कैसे होगा आपका ये स्थिर अवस्था में, इट मीन्स कैसा है, ये रेस्ट पर है। अगर चार्ज कैसे है आपका, रेस्ट पर है। या फिर वो कैसे होगा आपका, गतिमान होगा। और गति करने की भी 2 स्थिति होती है, या तो एक समान रूप से गतिमान होता है, या फिर कैसा होता है, त्वरित गति से गतिमान होता है। तो यहाँ पे कैसा है, एक समान रूप से गतिमान। जब एक समान रूप से गतिमान होगा, या फिर 3rd स्टेज कैसी होगी आपकी, त्वरित गति। ठीक है, आवेश की कैसी होगी आपकी, त्वरित गति होगी। त्वरित का मतलब होता है कि जब हमारी चाल क्या होती है, एक समान ना होकर असमान होती है, चाल बदलती है, उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित गति। त्वरित मतलब त्वरण कर रहा है। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि जब हमारा वेग क्या होता है, चेंज होता है। वेग का मतलब सीधा सा किससे मतलब होता है, चाल से मतलब होता है। जब आपकी चाल बदलती है, यानी कि एक समान ना होकर अलग अलग रूप में वो गति कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति कौन सी होती है, वो त्वरित गति होती है। अगर स्थिर अवस्था में है, यानी कि रेस्ट पर है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है वैद्युत क्षेत्र। अगर आपका आवेश किस पर है, स्थिर अवस्था में, यानी कि रेस्ट पर है, तो वहाँ पर क्या बनता है, आपका वैद्युत क्षेत्र बनता है। और अगर एक समान रूप से गतिमान है, तो वहाँ पे क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्लस क्या होगी, वैद्युत धारा।
वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जहाँ पर आवेश सिर्फ किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, रुका हुआ होगा, वहाँ पे सिर्फ क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है, उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर वही आवेश कैसा है, एक समान रूप से गतिमान है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और कैसे क्या होगी, वहाँ पे वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हमारा क्या कर रहा है, त्वरित गति से गतिमान है, ठीक है, त्वरित गति कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनती है, तरंगे बनती है। उन तरंगों का नाम क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि उसमें वैद्युत के भी गुण होते हैं और चुंबक के भी गुण होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको बुक समझ में आई होगी कि हमें बुक में जो पोर्शन मिलेगा वो किस किस तरीके से मिलेगा, यानी कि चार्ज हमें 3 स्टेज में पढ़ना है, 3 स्थिति में पढ़ना है। रेस्ट पर पढ़ेंगे, त्वरित रूप से गतिमान होगा, या फिर कैसे होगा आपका, एक समान रूप से गतिमान होगा, तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र वहीं पे होगा जहाँ पे हमारा आवेश कैसा होता है, गतिमान होता है। वैद्युत धारा कहाँ पर होगी, तो वैद्युत धारा वहीं पे बनेगी जहाँ पर हमारा जो आवेश है वो कैसा होता है, गतिमान होता है। तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे वहाँ उत्पन्न होगी जहाँ पर हमारा आवेश कैसा कर रहा होगा, त्वरित रूप से गतिमान होगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर 1 है आपका आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जहाँ आवेश है वहाँ पे अब हमें पता चल गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आवेश मिलने वाला है वो आपको कैसे मिलने वाला है, सिर्फ रेस्ट पर होगा, यानी कि रुका हुआ होगा, स्थिर अवस्था में होगा, कोई गति नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना, आवेश के बारे में पढ़ना है और उससे जो उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आवेश पढ़ना है। तो आपका टॉपिक जो है वो क्या, आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। फिजिक्स में ना आपको बस क्या होनी चाहिए, वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। जितनी वर्डिंग क्लियर होगी उतनी फिजिक्स आसान हो जाती है, ठीक है। तो आपको शब्दों को समझना, और इंग्लिश उनकी बस हमें प्रॉपर इंग्लिश नहीं पता, पूरा डिटेल में इंग्लिश में नहीं पढ़ना, लेकिन उनकी जो इंग्लिश में मीनिंग है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो आवेश को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक, कोई भी पदार्थ है उसका क्या होता है, गुण होता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें क्या उत्पन्न करता है, आप इसमें 3 चीज बोल सकते हो, बल उत्पन्न करता है, या फिर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। 3 चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें क्या उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है, और बल बोल दो या फिर क्या बोलो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर हमारा क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो उसके आसपास, उस पदार्थ के आसपास वैद्युत क्षेत्र या फिर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, बल उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे ये बल 2 प्रकार के बनाएगा, या तो होता है आकर्षण बल, या फिर होता है प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो आवेश से दोनों बल उत्पन्न होते हैं, आवेशों के बीच 2 बल उत्पन्न होते हैं, 2 बल विद्यमान होते हैं। कौन कौन से बल होंगे, आकर्षण बल होगा, या फिर कौन सा बल होता है आपका, प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल को बोलते हैं हम अट्रैक्शन फोर्स, और प्रतिकर्षण क्या होती है, रिपल्सन फोर्स। आवेश का मात्रक, ठीक है भाई, राशियों की जो पहचान होती है वो किससे होती है, मात्रकों से पहचान होती है। किसी भी राशि की हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसके मात्रक से उसकी पहचान करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का जो प्रतीक है, ठीक है, इस आवेश को हम किससे शो करेंगे, इसका प्रतीक क्या है, तो आवेश का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल क्यू, ठीक है। स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, जो एनसीईआरटी में देखोगे तो आप कैपिटल क्यू से शो करते हैं, लेकिन अगर हम रिफ्रेशर पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्मॉल क्यू से भी लिखा जाता है। तो डजेंट मैटर, आप इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो किससे डिनोट कर सकते हो, कैपिटल क्यू भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल क्यू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मात्रक का सिंबल है उसके लिए कैपिटल सी यूज़ होता है, ठीक है। मात्रक जो है उसका कूलाम, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैपिटल सी का यूज़ करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके जो प्रकार होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशनी प्रकार 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा धनात्मक आवेश होता है और एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। आवेश के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है आपका धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक,
ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो उसके आसपास क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर बोल सकते हो उसमें बल उत्पन्न करता है। और बल यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, आकर्षण बल होगा या फिर कैसा होता है हमारा प्रतिकर्षण बल होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होगा आपका? कूलाम होगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव चार्ज। आवेश का प्रतीक क्या है? तो आवेश का जो सिंबल होता है कैपिटल क्यू से डिनोट कर लो, या फिर आप किससे कर लोगे, स्मॉल क्यू से। इसका जो मात्रक है, मात्रक के लिए पर्टिकुलर हमें कैपिटल सी का ही यूज़ करना है, ठीक है। कूलाम के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो किसका करेंगे, कैपिटल सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आवेश के बारे में ये चीज़ें लिखो, इसकी डेफिनेशन आप बना लेना। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसके आसपास वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। देखो, जब किसी भी पदार्थ के अंदर कोई भी पदार्थ है और उसमें आवेश की जो मात्रा है, आवेश की जो मात्रा है वो कैसी होती है, समान होती है। अगर किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा कैसी होती है, समान होती है, तो उस पदार्थ को कैसा बोला जाता है कि वो पदार्थ कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में, ठीक है। अगर हमारा आवेश जो है, किसी भी पदार्थ में आवेश आपका बराबर अवस्था में आ रहा है, बराबर मात्रा में आ रहा है, तो वहाँ पे वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। बराबर मात्रा का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में हमने माना कि 5 कूलाम का धनात्मक आवेश है और 5 कूलाम का एक ऐसा ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की मात्रा कैसी है आपकी, समान है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वस्तु कैसी बोली जाती है कि वस्तु आपकी कैसी है, उदासीन अवस्था में है। अब हमें क्या करना है, इस उदासीन अवस्था को क्या करना है, आवेशित करना है। इस उदासीन अवस्था को कैसे करना, आवेशित करना है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क है कि किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, ठीक है। जिसमें करंट नहीं होता ना, जितनी भी वस्तुएं होती हैं हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। कोई भी लोहे की वस्तु अगर आप नॉर्मली पकड़ रहे हो तो उसमें करंट नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको तार से टच कर देते हैं और फिर उसको पकड़ते हैं तो उसमें करंट आ जाता है, यानी कि वो कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। उदासीन कब है, तार टच करने से पहले वो उदासीन थी। उसका मतलब है कि उसमें क्या है, जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जितना उसमें धनात्मक आवेश है उतना उसमें क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तब तक वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। उस उदासीन वस्तु को हमें क्या करना, आवेशित करना है। तो कैसे करेंगे हम, किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे कोई ये वस्तु है, ए वस्तु मानते हैं, इसमें हम मान रहे हैं कि इसमें 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है और 5 कूलाम इसमें कैसे है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों हमारे पास बराबर मात्रा में, 5 कूलाम का धनात्मक आवेश है और 5 कूलाम का ही कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पे वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी। अभी वस्तु कैसी है, उदासीन है। अब इसी वस्तु को हमें क्या करना, आवेशित करना है। तो हमने माना अभी इसमें वही है, 5 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है और 5 कूलाम का कैसे है, नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या करा, बाहर से किसी दूसरी बॉडी से इसमें 2 कूलाम का आवेश और दे दिया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव 2 कूलाम और दे दिए, नेगेटिव माइनस का 2 कूलाम आवेश इसमें हमने और डाल दिया। देखो, आवेशों में जो वितरण किया जाता है वो सिर्फ ऋणात्मक आवेश का होता है, धनात्मक आवेश का कभी नहीं होता। हमेशा जो गतिमान होता है, निकालना या लेन देन होता है, वो हम किसको कर सकते हैं, सिर्फ ऋणात्मक आवेश को। तो किसी अदर बॉडी से हमने इसमें चार्ज दिया और कितना दिया, माइनस के 2 कूलाम इसके अंदर डाल दिया। तो इसमें 5 तो पहले से ही था, 5 कूलाम का 2 और आ गए तो कितने हो गए, इसमें 7 कूलाम हो गए, यानी कि माइनस वाले जो है वो कितने हो गए, 7 हो गए। तो जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है वस्तु उसी प्रकार की हो जाती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस प्लस तो पहले ही खत्म हो रहे हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कैसा है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो कोई चार्ज ही नहीं है तो वस्तु कैसे, उदासीन है। आपने बाहर से इसमें नेगेटिव चार्ज और डाल दिया, प्लस वाला तो पहले ही खत्म था। तो बॉडी के अंदर सिर्फ कौन सा चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, और ऋणात्मक चार्ज है तो वस्तु कैसी होगी, हमारी वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित।
तो यहाँ पे जो वस्तु होगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन डेफिनेशन ये बनती है कि किसी भी पदार्थ में जिस आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है, हम इसको कट नहीं करते कि 5 पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो गया, 2 और डालने पर ये 5 से कितने हो गए, 7 हो गए, तो मात्रा किसकी बढ़ गई, ऋणात्मक की बढ़ गई, तो इसलिए वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसमें वस्तु कैसी हुई आपकी, ऋणावेशित, क्योंकि इस पर 7 कूलाम आवेश कितना है, माइनस का है, माइनस की मात्रा ज़्यादा है, तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। या फिर ऐसे समझ लो ये माइनस की प्लस की तो पहले खत्म है, माइनस का चार्ज अंदर आ रहा है तो वस्तु कैसी हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि कैसी होगी आपकी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो जब किसी भी उदासीन वस्तु में, डेफिनेशन कैसी बनेगी, जब किसी भी उदासीन वस्तु में ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पे वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसको हम अभी एक डेफिनेशन से और समझना, पहले इससे समझ लो, प्लस माइनस वाले से। यही कंडीशन है, 5 कूलाम माइनस 5 कूलाम। हमने क्या करा, इस बॉडी से किसी तरह से बैटरी वैक्ट्री कनेक्ट करके या डिस्चार्ज बॉडी किसी भी तरह से हमने इसमें से माइनस के 2 चार्ज कूलाम का चार्ज निकाल लिया। ठीक है, -2 कूलाम हमने इसमें से निकाल लिया। तो जब आप इसमें से निकाल लोगे 2 कूलाम तो इसमें कितना बचेगा, -3 कूलाम बचेगा। और जब -3 कूलाम बचेगा तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वस्तु कैसी हो जाएगी आपकी, धनात्मक हो जाएगी। तो जब किसी भी वस्तु में धनात्मक आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। जब किसी भी उदासीन वस्तु में, उदासीन वर्ड लगाना जरूरी है, जब किसी भी उदासीन वस्तु में ऋणात्मक आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। धनात्मक आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और जब दोनों की मात्रा समान होती है, जितने पॉजिटिव है उतने ही हमारा नेगेटिव है, तब हमारी वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से और समझेंगे। देखिए, प्रकृति में 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। मूल कण जो होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होंगे। नाम आपने 9th में सुन लिया था इनका, इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो कितना आवेश होता है, इससे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन पे आवेश किस प्रकृति का होता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति का होगा, तो ऋणात्मक प्रकृति का होता है, इसमें ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉनों की जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो बोला जाता है कि जो न्यूट्रॉन है हमारे वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन का मतलब ये होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है, यानी कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उस पर कैसा होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों की मात्रा समान होती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि वस्तु कैसी हमारी न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, इस पर माइनस का साइन भी इसी वजह से लगा होता है क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, हमारी नेगेटिव है। प्रोटॉन को पी से शो करते हैं, इस पर कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वैसी वस्तु कैसी है, हमारी पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, उसके पास कितने चार्ज की मात्रा कितनी है, तो कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सेम प्रोटॉन पे होती है। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। बस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होती है और प्रोटॉन के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो दोनों के लिए आपको वैल्यू एक ही याद रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अगर किसी वस्तु पर हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बॉडी और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब है कि उसके पास कितना आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, माइनस प्लस हमें सिर्फ उसकी प्रकृति बताता है कि वो नेगेटिव है, यानी कि उसमें ऋणात्मक आवेश है, और पॉजिटिव है अगर प्लस का तो कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है।
ऐसी अगर एक प्रोटॉन है तो उस पर भी कितना चार्ज होगा उसके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। तो यहीं से हम इन बॉडी को समझ सकते हैं। किसी बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ही क्या है आपके प्रोटॉन है, वही बॉडी ली हमने 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और वही बॉडी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही आपका प्रोटॉन है। जब तक ये बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तब तक आपकी वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है, ठीक है। तो ए वाली पोजीशन में वस्तु कैसी है हमारी, उदासीन है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमने बाहर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, ठीक है। बाहर से इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी आपकी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो बी वाली पोजीशन में वस्तु कैसी है हमारे, ऋणात्मक है। सी वाली में मान के चले कि हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ठीक है। चिन्ह बाहर को लग रहा है, मतलब एरो बाहर की तरफ है, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने किसी तरह निकाल लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकाल लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी आपकी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित बनाया जा सकता है। किस प्रकार आवेशित बनाया जाएगा, यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है। डेफिनेशन आप क्या बनाओगे, उदासीन वस्तु क्या होती है, जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की मात्रा समान होती है तो वस्तु कैसी कहलाती है, उदासीन कहलाती है। जब उसी बॉडी में आप उसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि किसी भी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो बॉडी कैसी हो जाती है हमारी, ऋणात्मक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक, ठीक है। ये ऋणावेशित हो जाती है, इसको बोलेंगे हम ऋणावेशित, ऋणावेशित। तो ये वाली जो वस्तु होगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, ऋणावेशित। और जब किसी भी वस्तु में, 2 तरह की डेफिनेशन बना सकते हो, जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो जाती है या फिर प्रोटॉनों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। डेफिनेशन बनाओगे आप, जब किसी भी वस्तु में प्रोटॉनों की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु कैसी हो जाती है आपकी, धनावेशित। तो सी वाली कंडीशन में वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। जब तक दोनों आवेश बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो उदासीन होगी। इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ेगी तो ऋणावेशित हो जाएगी, और प्रोटॉनों की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाती है आपकी, धनावेशित हो जाती है। दोनों पे चार्ज इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन के लिए कैसा होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस का। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, इतने नोट्स बना लेना। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, पूरा आवेश के बारे में पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, पूरा चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि पूरी फिजिक्स में हमें किस तरह से कवर अप करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आवेश पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले इसमें कूलम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसकी जो मात्रक है, जो इसका यूनिट है वो भी कूलम ही है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो कूलम के नियम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो कल टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा आपका, कूलम का नियम, ठीक है। एक बार आप बुक में से रीड भी करके आ सकते हैं, तो आपको जल्दी थोड़ा वर्डिंग कैच करोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक क्या होगा, कूलम का नियम। तो कूलम के नियम की बुक आपके पास होगी, बुक में एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको वर्डिंग समझ में आ जाएगी कि क्या क्या उसमें वर्डिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें मैम समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से इसको कवर अप कर देंगे, यानी कि उसका रिविज़न कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाने हैं, और सबसे पहले पूरा क्या करना है आपको, शेड्यूल बनाना है, पूरा स्टार्टिंग में सारे चैप्टर्स डालने हैं और फिर अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देना है। चलिए थैंक यू, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।